तो ना देखिए। ओके, तो चलिए आज देखिए, आज जैसे शुरू करेंगे हम लोग सोलेनॉइड। क्या शुरू करेंगे? सोलेनॉइड। तो ये आपका हो गया सोलेनॉइड। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिनलिका। परिनलिका, क्लियर। अब ये सोलेनॉइड होता क्या है? कि सोलेनॉइड होता है कि जैसे हम लोग कॉइल को देखते हैं तो जस्ट आप समझो कि वो क्या है, आपका कॉइल है। कॉइल बांधते हुए भी आप देखते हैं कि ये जैसे देखो यहाँ पर, ये आपका कोई इंसुलेटर होता है, कार्डबोर्ड का बना होता है या चाइना क्ले का भी बना होता है। चाइना क्ले का मतलब चिमनी मिट्टी। और इस पर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर का टर्न कर देते हैं। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब, कॉपर तो क्या है? कॉपर कंडक्टर है। कॉपर क्या है? तो कॉपर आपका कंडक्टर है। लेकिन कंडक्टर पे क्या करते हैं, देखते हैं कि एकदम एकदम पतला फिल्म का कोट कर देता है जो इंसुलेट करता है। क्योंकि एक तार पर अगर हम दूसरे तार को देंगे और अगर वो इंसुलेट नहीं रहेगा, तो अगर वो इंसुलेट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर वो सारा एक ही हो जाएगा, करंट। लेकिन हमको क्या करना है? प्रत्येक कॉइल में करंट को जाना चाहिए। प्रत्येक कॉइल में करंट को जाना चाहिए, क्लियर। अब यहाँ से देखो, तो ये यहाँ से आपका करंट इन होता है और ये यहाँ से करंट क्या होता है? करंट आउट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं सोलेनॉइड, क्लियर। तो ये आपका हुआ सोलेनॉइड। तो अब सोलेनॉइड हम किसे कहेंगे? तो ये जो सोलेनॉइड होता है, ये सोलेनॉइड आपका ये है क्या? यह एक सिलिंड्रिकल हेलिक्स है। क्या है? सिलिंड्रिकल हेलिक्स। सिलिंड्रिकल हेलिक्स मतलब ये बेलनाकार है और बेलनाकार पर इस तरीके से हम वायर को लपेट देते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे सिलिंड्रिकल हेलिक्स का नाम देते हैं। हेलिक्स का मतलब हुआ ये शेप है, ये आपका आकार है। जैसे ये मान लो कोई इंसुलेटर है और इस इंसुलेटर पर अगर हम एक वायर को लपेटेंगे तो ये आपको इस तरीके से शेप बनता आगे चला जाएगा। तो इसी शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। बात समझ गए? क्योंकि आकार में कैसा होता है? आकार में सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे सिलिंड्रिकल हेलिक्स कहते हैं। बात समझ गए? तो ये आपका हो गया कि इट इज ए सिलिंड्रिकल हेलिक्स। इट इज ए सिलिंड्रिकल, इट इज ए सिलिंड्रिकल हेलिक्स which is obtained by winding large number of turns of insulated copper wire, insulated copper wire over a कार्डबोर्ड और चाइना क्ले। तो कहता है यह क्या है? तो यह एक सिलिंड्रिकल हेलिक्स है जो कार्डबोर्ड या चाइना क्ले पर अचालक तांबे के तार को बहुत सी संख्या में लपेटने से प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। तो ये आपका हो गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? तो यह सिलिंड्रिकल हेलिक्स है जो चाइना क्ले या कार्डबोर्ड, दोनों इंसुलेटर है, दोनों इंसुलेटर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत सी संख्या में लपेटने से प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड, क्लियर। अब देखो, सारे में हम लोग मान लेते हैं कि ये है क्या। तो ले आई क्या है आपका? तो आई होता है करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड, क्लियर। तो ये आपका हुआ परिनलिका से प्रवाहित धारा। तो ये होगा परिनलिका से प्रवाहित धारा।
एल क्या है? एल है आपका लेंथ। एल होता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मतलब परिनालिका की लंबाई। तो ये आपका हो गया परिनालिका की लंबाई। क्लियर? तो ये हुआ परिनालिका की लंबाई। और एन, स्मॉल एन, इसको हम लोग मानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में टर्न की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में टर्न की संख्या। क्लियर? तो ये आपका होगा, ये सारा चीज हम लोग मानेंगे। पहले अब इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है? तो ना देखो, अब हमें क्या करना है कि इसके लिए सोलेनॉइड के कारण इसके अंदर या बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। कंसीडर ए क्लोज लूप, कंसीडर ए क्लोज लूप मतलब बंद लूप लेने पर। और ये जो बंद लूप है, चलिए यहां से हम लोग मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, ए बी। ये हो गया सी, ये हो गया डी। हमने एक क्लोज लूप ले लिया क्योंकि बिना क्लोज लूप के हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम एक क्लोज लूप मान लिए। जो क्लोज लूप ए बी सी डी है, जो स्क्वायर शेप का है, और इसमें आपका ए बी किसके बराबर है, बी सी के। ये किसके बराबर है, सी डी के। ये हो गया डी ए के। और ये बराबर कितना है, एल। सारा लेंथ हम लोग माने हुए हैं कि सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, तो सोलेनॉइड का लेंथ है एल। तो ये एल हम मान लिए। अब चलो सबसे पहले हम निकालते हैं कि क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है। अब देखो, जब यहाँ से करंट चलती है तो ये कॉइल है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, मतलब जितने भी टर्न हैं सारे टर्न में करंट है और सारा अलग अलग है। तो सारे टर्न में आपका करंट हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है मतलब टर्न की कुल संख्या। तो टर्न की कुल संख्या कितनी होगी। अब उसके लिए देखो, यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब वो है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में टर्न की संख्या। तो ये एन हो गया, टर्न की संख्या एन हुआ बटे एल। तो अगर हम एन बराबर निकालें तो स्मॉल एन इंटू एल, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको हो जाएगा एन इंटू एल। अब इसके द्वारा टोटल करंट निकाल लो, तो ये आपका निकलेगा टोटल करंट मतलब कुल धारा। तो ये हो गया आपका कुल धारा, और कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू आई इंटू एल। मतलब टोटल टर्न हुआ एन इंटू एल, प्रत्येक टर्न में करंट आई तो टोटल करंट कितना हो गया, एन आई एल। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ कि फ्रॉम एम्पियर सर्किटल, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें क्या बोलता है, हमें ये बोलता है क्लोज परपथ के लिए बी डॉट डी एल बराबर किसके होता है, म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट। तो टोटल करेंट हमारे पास है एन आई एल। चलिए, ये पहला इक्वेशन हुआ। अब हमें क्या करना है कि ये जो बी डॉट डी एल है, तो बी डॉट डी एल का अलग से मान निकालेंगे, फिर वहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब जब बी डॉट डी एल का मान निकालेंगे तो ये पूरा क्लोज लूप के लिए, कौन सा लूप था आपका, ए बी सी डी। क्लियर? तो चलो नाउ अब इधर से शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोज लूप, बी और डॉट क्या हो गया, डी एल। ये है आपका पूरा ए बी सी डी। अब चलो अलग अलग करेंगे। तो ये आपका पहला निकला बी डॉट डी एल। ये कौन सा पार्ट होगा, चलिए पहला पार्ट हुआ ए बी। अगेन देखो प्लस, ये हो गया बी डॉट डी एल। तो ये हो गया बी डॉट डी एल। ये कौन सा पार्ट हुआ, बी सी। ये आपका हो जाएगा बी डॉट डी एल। तो बी सी हम ले लिए, बी सी। अब आया सी डी, तो ये हो गया सी डी। अगेन आपका लास्ट पार्ट बचेगा, ये हो गया बी डॉट डी एल, और ये आपका हो जाएगा डी ए।
अलग अलग। अब जरा गौर से सोचना कि सारे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डी एल क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा। तो ये आपका बना बी डी एल कॉस थीटा, कौन सा पार्ट के लिए, तो ए बी के लिए। फिर यहाँ पर हुआ बी डी एल कॉस थीटा बी सी के लिए। फिर ये होगा आपका बी डी एल कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया सी डी के लिए। और ये हो गया बी डी एल कॉस थीटा, तो डी ए के लिए। अब देखो जो भी सोचना है यहीं पर सोचना है। जैसे देखो बी डी एल कॉस थीटा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी, ए बी का लेंथ का अगर बात करें तो ए से बी के तरफ लेंथ जा रही है, तो ए से बी की तरफ अगर लेंथ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक डायरेक्शन में है, दोनों एक डायरेक्शन में। एंगल कितना बनेगा, 0। एंगल कितना बनेगा, 0। अब बी सी के लिए देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसका लेंथ किधर जा रहा है, लेंथ ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों के बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0, तो cos 90 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस DA का बात करें तो DA का जब बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फिर लेंथ, अगेन 90 डिग्री, मतलब कि BC और DA के लिए B डॉट डी एल का मान हो गया 0। तो वही यहाँ पर हम लिखते हैं कि जैसे ये BC क्या है, परपेंडिकुलर टू B है, BC आपका परपेंडिकुलर टू B है, मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत है। इसी तरीके से DC भी क्या है, परपेंडिकुलर टू B है। और ये जो CD है, CD कहता है CD इज़ फार अवे, मतलब CD बहुत दूर है, जिसके कारण आप आराम से एग्जाम में तीनों पार्ट को 0 कर सकते हो। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका हो गया पहला पार्ट के लिए, ये हो गया बी डी एल, इसका वैल्यू कितना हुआ, cos 0, ये हुआ ए बी, बाकी तीनों को 0 लिख देंगे, तीनों को 0। cos 0 कितना होता है, cos 0 आपका 1 होता है, cos 0 कितना होगा 1। तो ये यहाँ से देखो कि जब हम cos 0 को 1 करेंगे ना, इधर लिख रहे हैं। अब यहाँ से आपको निकल रहा है कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, पूरा ए बी सी डी बराबर क्या आ गया, ये आपको आ गया दिस इज बी इंटू डी एल, किसके लिए, ए बी के लिए। ये बी बाहर हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, किसके लिए, ए बी के लिए। और ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ हम लोग माने हुए हैं एल, तो पूरा लेंथ मिल जाएगा। जब छोटा छोटा लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा लेंथ मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया b इंटू एल। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब हुआ समीकरण 1 से, देखिए यहाँ क्या कहता है, b डॉट डी एल म्यू नॉट एन आई एल के बराबर होता है। तो b डॉट डी एल का मान कितना निकला, तो ये आपका मान निकला b इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एल, एल कैंसिल हो जाता है और b बराबर बच जाता है म्यू नॉट एन आई। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई। दूसरा एक बात और गौर करें, इसके बाहर कितना आया 0, इसके यहाँ इस पार्ट पर कितना आया 0, मतलब बाहर कहीं भी 0 होता है। सोलेनॉइड का सबसे बड़ा खूबी है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो उसके कोर के अंदर प्राप्त होता है, मतलब कोर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्लियर। तो ये आपका 0 हुआ। चलिए इसको लिखिए। तो ना देखो अब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता है, तो सिर्फ इसके कोर के अंदर मैग्नेटिक, हर वक्त ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको पूछ दे कि मैग्नेटिक फील्ड कोर के बाहर कितना होगा तो 0, कोर के बाहर कितना होगा 0। तो चलो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स देख लेते हैं कि जो हमको न्यूमेरिकल बनाने के लिए जरूरी होगा। ओके, थोड़ा शांति से रह के सुने। क्लियर। क्योंकि बात करने का समय मिल जाएगा। इधर ध्यान दो।
तो वहाँ देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो ये आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर, बात नहीं, इनसाइड कोर ऑफ सोलेनॉइड, बात समझ गए। मतलब कि परिनलिका के कोर के अंदर, कि परिनलिका के कोर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कितना निकला आपको, B = μ0 Ni, B = μ0 Ni, क्लियर। नेक्स्ट, एट वन एंड, अगर आप लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, मतलब एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। एक एंड कहने का मतलब या तो ए पर या तो बी पर, एक एंड। तो एंड की जब बात आती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है, तो ये हो जाएगा μ0 Ni/2। तीसरा पॉइंट भी याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कोर ऑफ टोरॉइड, कोर ऑफ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कोर ऑफ सोलेनॉइड मतलब कि परिनलिका के कोर के बाहर चुंबकीय क्षेत्र P का मान कितना होता है, 0। दूसरी, नेक्स्ट सबसे लास्ट पार्ट, अब ये जितना भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सारा आपका एयर और वैक्यूम के लिए है, μ0 है। अगर हम मीडियम में करते हैं कि इन मीडियम, तो इन मीडियम मतलब माध्यम में, तो ये माध्यम में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है μNi, और म्यू बराबर आपका होता है μ0 × μr n × I। तो ये था आपका कंप्लीट कि अगर हमें कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो μ0 Ni, अगर एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो μ0 Ni/2, और अगर कोर के बाहर पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, मटेरियल नहीं बदलेगा। बात समझ गए। तो ये 3 पॉइंट को हर वक्त ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि किसी भी सोलेनॉइड के कोर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0, एंड पर कितनी होती है, μ0 Ni/2, कोर के अंदर सबको याद रहता है। बात समझ गए। तो ओके, इसको लिखिए। इसके बाद टोरॉइड। तो नाउ देखो अब क्या होता है टोरॉइड, कि सोलेनॉइड के बाद टोरॉइड। तो अगर हम सोलेनॉइड को सर्कुलर रूप में मोड़ दें तो वो टोरॉइड बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो सोलेनॉइड आपका बना हुआ था उसे ही क्या करते हैं, सर्कुलर रूप में मोड़ देते हैं। मतलब जस्ट इस तरीके से कि अगर आप, कि ये देखो ये आपका तो हमने कुछ नहीं किया है, वो जो सोलेनॉइड था उसको सर्कुलर रूप दे देते हैं। अब यहाँ से देखो ये करंट इन कर रहा है और ये करंट आपका आउट है, क्लियर। और इस तरीके से इस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंडिंग किया हुआ है। और इस तरीके से करंट बाहर हो जाती है। अब यहाँ से 2 रेडियस हमें प्राप्त होता है, एक इनर रेडियस और दूसरा आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस को हम लोग R1 मान लेते हैं, आउटर रेडियस को R2 मान लेते हैं। और जितना भी कैलकुलेशन किया जाता है तो ये आपका इस मीन रेडियस के लिए किया जाता है। मीन का मतलब क्या हो जाता है आपका, माध्य, क्लियर। तो ये कहता है कि जब हम सोलेनॉइड को, कि when solenoid is bent in the form of circle, कि जब सोलेनॉइड को then it becomes
then it becomes a toroid. It becomes a toroid. मतलब यदि परिनलिका को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है तो वह परिवर्धित परिनलिका बन जाती है। क्लियर? सिंपल सी बात है कि हमने सोलेनॉइड को क्या किया, सर्कुलर रूप दे दिया तो ये क्या बन जाता है, आपका टोरॉइड बन जाता है। फिर उसी तरीके से सारा आप मान लीजिए कि लेट आई क्या है, तो ये आपका है करंट फ्लोइंग थ्रू, तो करंट फ्लोइंग थ्रू टोरॉइड। क्लियर? मतलब टोरॉइड से प्रवाहित धारा, टोरॉइड से प्रवाहित धारा। नेक्स्ट R1 है आपका क्या, इनर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या। क्लियर? R2 को क्या मानेंगे, तो ये है आपका आउटर रेडियस का मतलब बाह्य त्रिज्या। और n को हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसा कि हम लोग सोलेनॉइड में माने थे नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में, कि प्रति एकांक लंबाई में टर्न की संख्या। और बेसिकली ये तो क्लोज है ही। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। तो फ्रॉम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें भी हम लोग निकाले थे कि नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न की संख्या। अब देखो यहाँ पर लेंथ कितना है, तो अगर ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, इनर रेडियस मान लेते हैं R। तो अगर हम मीन रेडियस निकालें तो मीन रेडियस कितना होगा, मीन रेडियस का मतलब माध्य त्रिज्या, तो ये माध्य त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2/2। क्लियर? अब नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ से जब आप निकालोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स मतलब टर्न की कुल संख्या, तो टर्न की कुल संख्या कितनी होगी, 2πRn। तो ये हो गया 2πR × n। टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट, तो प्रत्येक टर्न में करंट कितना है, I, तो ये हो गया 2πR × RNI। लेंथ हो गया 2πR, n से मल्टीप्लाई किए तो नंबर ऑफ टर्न, फिर करंट से मल्टीप्लाई किए तो टोटल करंट निकल गया। क्लियर? बात समझ गए? अब हुआ टोटल करंट। अब अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं कि फ्रॉम एम्पियर, तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें कहता है कि B.dl ये होता है μ0 × टोटल करेंट, तो 2πRNI। क्लियर? ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया B.dl cos थीटा, ये हो गया μ0 2πRNI। B.dl cos 0, क्योंकि है सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन कहीं पर भी हम लेंगे तो क्या लेंगे, छोटी लंबाई लेंगे। और अगर यहाँ पर जैसे ये हम छोटी लंबाई लेते हैं तो इसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, दोनों आपको सेम प्राप्त होगा। तो ये हो गया अगेन μ0 2πRNI। cos 0 होता है 1, अगेन ये आपका बन गया 2πRNI। क्लियर? चलिए मैग्नेटिक फील्ड को बाहर कीजिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, वेरिएबल आपका है dl, ये हो जाएगा μ0 2πRNI। अब छोटे छोटे लेंथ को, अगर इस छोटे छोटे लेंथ को हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, पूरा लेंथ मिलेगा। और पूरा लेंथ होगा कितना, 2πr, कितना हो जाएगा 2πr।
तो ये आपका निकल गया B इंटू 2πr इट इज इक्वल टू म्यू नॉट 2πr/n/i। ये 2πr कैंसिल और B बराबर आपको बच जाएगा म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट Ni। क्लियर। तो इस तरीके से टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट Ni। कोर के अंदर, कोर के अंदर, तो कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni, कोर के बाहर 0। इसके अंदर में भी जो खाली स्पेस है, मतलब दिस वन, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डेवलप करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कोर के अंदर डेवलप होता है। क्लियर। तो चलिए लिखिए, करीब करीब आपका डेरिवेशन भी जैसे आप सोलेनॉइड का डेरिवेशन बनाते हैं उसी तरीके से सेम डेरिवेशन है। ओके, तो चलिए पहले इसको लिखिए। तो ना देखो यहाँ पर टोरॉइड, तो टोरॉइड क्या हुआ कि जब हम सोलेनॉइड को सर्कुलर रूप में मोड़ देते हैं, वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं, तो वो टोरॉइड बन जाता है। पहले सारा चीज़ हम मान लिए, ये करंट है, R1 इनर रेडियस है, R2 आउटर रेडियस है और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर। तो प्रति एकांक लंबाई में टर्न की संख्या, तो ये प्रति एकांक लंबाई में टर्न की संख्या। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जब भी हम सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे तो सारा कैलकुलेशन मीन रेडियस के द्वारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। हम बीच वाला रेडियस लेंगे तो दोनों का मीन निकाल लेंगे। मीन आपका निकल गया R1 + R2/2, R1 + R2/2। अब नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, तो 2πr इंटू n। क्यों, क्योंकि n को क्या माने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n/2πr, कैपिटल n/2πr। तो कैपिटल N बराबर 2πr इंटू n। अब टोटल करंट कितना होगा, प्रत्येक टर्न में करंट आई है, प्रत्येक टर्न में करंट कितना है, आई, और टर्न की संख्या हुआ 2πrn, तो टोटल करंट हो गया 2πrn/i। अब यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कीजिए, B.dl इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, तो 2πrn इंटू आई। अगेन इसको सॉल्व करें, B.dl cos थीटा उधर सेम है आपका। अगेन B.dl मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ कहीं भी ले, सर्कुलर रूप है, छोटा लेंथ लेते हैं तो सेम डायरेक्शन आपको मिलेगा। तो ये आपका सेम डायरेक्शन होता है, तो ये हो गया B.dl cos 0। क्लियर। cos 0 1 होता है, तो cos 0 आपका 1 हुआ। B.dl क्लियर। ये हो गया म्यू नॉट 2πrn/i। तो B इंटीग्रेशन ऑफ dl, फिर इस dl को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ कितना आएगा, 2πr। और फाइनली हमें क्या मिलता है, तो फाइनली आपको मिल जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिख लें। पहला स्टार देके लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर ऑफ टोरॉइड। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर ऑफ टोरॉइड। बात समझ गए। तो मतलब क्या हुआ कि टोरॉइड के कोर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो कोर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर कितना होता है, तो म्यू नॉट Ni। अब अगर हमें बाहर बोला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कोर ऑफ टोरॉइड, मतलब टोरॉइड के कोर के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड के कोर के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एम्प्टी स्पेस ऑफ टोरॉइड। तो ये आपका आ जाएगा कि मतलब टोरॉइड के अंदर खाली जगह में चुंबकीय क्षेत्र,
तो खाली जगह में चुंबकीय छेद, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी आपका हो जाता है B इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये था आपका टोरॉइड का पूरा पार्ट। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली सोलेनॉइड और टोरॉइड पूछा जाता है। क्लियर। तो इसका ये सारा पॉइंट क्लियर करेंगे। तो ये था आपका कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये है आपका चैनल प्यारा सा IPC फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। तो चलिए ये आज के क्लासरूम का ही लेक्चर है। ओके, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।